हेलो एवरीवन। दो पेपर आपके हो चुके हैं इंग्लिश का इको का। दोनों पेपर काफ़ी अच्छे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन बीएसटी के। टोटल दो सेट हम लोग कवर करेंगे। एक सेट में 30 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन कवर होंगे। एंड आई होप इन 60 क्वेश्चन में से ही आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। अभी तक ये डाउट बना हुआ है कि आपके पेपर में केस स्टडी आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज हाफ ईयरली पेपर में गवर्नमेंट स्कूल्स वालों का जो पेपर हुआ था हाफ ईयरली का, उसमें केस स्टडी आई थी। अब आएगी या नहीं आएगी वी डोंट नो। सो उसके लिए मैंने 20 शॉर्ट्स डाले हुए हैं, आप उन्हें देख ले। सो उनसे आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें हमसे फंक्शन पूछे लोअर लेवल मैनेजमेंट के। तो ये सुपरवाइज करते हैं वर्क को और इंश्योर करते हैं कि वर्कफोर्स में डिसिप्लिन बना रहे। देन क्वालिटी को मेंटेन रखने का काम करते हैं और जो डेली टारगेट मिले हैं वो समय से पूरे हो जाएं, इसका भी ये लोग ध्यान रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये गाइड करते हैं वर्कर्स को, रिपोर्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को, और जो भी रिसोर्सेज मिले हैं उनके प्रॉपर यूज का इंश्योर करते हैं कि कोई भी वेस्टेज ना हो। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एक्सप्लेन। कि प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन, व्हाई प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर हमें थिंकिंग मतलब सोचने की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फिर भविष्यवाणी करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, और उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक कंप्लीट प्रोसेस से होके गुजरते हैं, तब जाके एक प्लान बनता है। दैट इज द रीजन प्लानिंग को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा जाता है। मैनेजर चूज बेस्ट अल्टरनेटिव, और जो ऑप्शन मिलते हैं उन ऑप्शन में से भी बेस्ट को वो चूज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड फ्यूचर में होने वाली एक्शंस को वो डिसाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा दिमाग लग रहा है, एंड दैट इज द रीजन इसको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा जाता है। प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस एक्सप्लेन। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, व्हाई प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो प्लानिंग डायनेमिक प्रोसेस है बिकॉज ये चेंज होती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? वो वाली चीजें जो स्टैटिक नहीं है, कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होती रहती है, उनको कहा जाता है डायनेमिक। एंड प्लानिंग जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकती है, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड प्लानिंग इज द डायनेमिक प्रोसेस। अगर मार्केट में, इफ मार्केट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्लान्स कुछ भी चेंज होता है तो उसकी वजह से प्लान को रिवाइज करना पड़ता है, एंड दिस इज द रीजन प्लानिंग को डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्वेश्चन ट्विंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। व्हाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कॉल्ड ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इन दोनों को जुड़वा बच्चे क्यों कहते हैं मैनेजमेंट का? बिकॉज अगर आपने प्लान किया है एंड कंट्रोलिंग नहीं किया है तो आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। आप सिर्फ कंट्रोल अच्छा कर रहे हैं, प्लान आपका खराब है, तो भी आपका काम नहीं होगा। प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए एंड कंट्रोलिंग भी अच्छी होना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, एंड दे आर ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। आंसर स्टेटमेंट देखते हैं। प्लानिंग सेट्स स्टैंडर्ड्स एंड गोल। तो प्लानिंग का काम क्या है? स्टैंडर्ड और गोल्स को सेट करना। और कंट्रोलिंग का काम क्या है? ये चेक करना कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग हैज नो बेस। मतलब अगर प्लानिंग नहीं हुआ तो कंट्रोल किसको करेंगे आप? एंड विदाउट कंट्रोलिंग, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग इज मीनिंगलेस। मतलब कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं, बस आप प्लान बनाए जा रहे हैं तो वो भी कोई काम का नहीं है। बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड सपोर्ट ईच अदर। और दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। राइट एनी टू पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के दो महत्व हमें यहाँ पे बताने हैं। इवन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है इंग्लिश में भी। कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो काम मिला है वो प्लान्स और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाए। मीन्स हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई हमें इतना काम करना है, 100% काम करना है, और काम आपसे 50% भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डेविएशन बहुत ज़्यादा है। तो फिजिबिलिटी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, एंड देन प्लान बनाना पड़ता है। इट हेल्प्स इन करेक्टिंग मिस्टेक्स। तो जो भी गलती हमने करी है, जैसे यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी था 50% का, टारगेट हमने सेट कर दिया 100 का, तो ये क्या करेगा? ये गलती बता देगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जब टारगेट सेट करेंगे तो 50% का ही करेंगे। एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय टाइमली एक्शंस। और टाइम टाइम पे हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं तो उन एक्शंस के थ्रू हम हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं कंट्रोलिंग की। फर्स्ट, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं आता है तो ये पॉइंट आपके लिए काम का है। आप ये पॉइंट तो हमेशा लिख के आ ही सकते हैं। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। कंट्रोलिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग, एज ये क्या करता है? ये फॉरवर्ड लुकिंग है, एज इट प्रिवेंट्स फ्यूचर प्रॉब्लम्स थ्रू करेक्टिव मेजर्स। तो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में जो एक्शंस हम लोग कर रहे हैं उनको ठीक करके
दूर करने की कोशिश की जाती है थ्रू कंट्रोलिंग। व्हाट इज मीन बाय मोटिवेशन? तो मोटिवेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें लोगों को जगाया जाता है भाई तुम इतना कर सकते हो, तुम इतना इनकरेज किया जाता है उनको कि भाई तुम 90% बना लोगे, 95% बना लोगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एनकरेज किया जाता है एम्प्लॉयज को अच्छे से मन लगा के काम करने के लिए, एंथुसियास्टिकली, मतलब पूरी एनर्जी के साथ में। क्यों? ताकि वो लोग वो गोल अचीव कर सके। मोटिवेशन से क्या होता है? लोगों के अंदर एनर्जी इंक्रीज, ताकत आ जाती है एकदम से। एंड कमिटमेंट देते हो कि हाँ भाई हम लोग इतना काम कर लेंगे, एंड इफिशियंसी उनकी इंक्रीज होती है। एंड मोटिवेशन की वजह से जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा किया जा सकता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो ये है साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मोटिवेशन काम कर सकता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगेन पहले बोला था, वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये तो लिख ही आइएगा। ह्यूमन नीड्स कीप चेंजिंग विद टाइम, बिकॉज कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों? बिकॉज आदमी का जो नेचर है वो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, एंड उसकी मोटिवेशन की नीड्स भी जो है वो चेंज होती जाती है। बचपन में आप लोग एक छोटी सी चॉकलेट से मांग जाते थे, अभी पता नहीं किस चीज़ से मांगते होंगे। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। दो कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप की हमें बतानी है, तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज अगर लीडर है और कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, भैया अपना मैसेज ही सामने वाले को सही से नहीं समझा पा रहा है, तो फिर काय का लीडर है। एंड गाइडिंग पीपल टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, और लोगों को बताना है भैया हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है और उनको किस तरह से अचीव करना है, इसके लिए लीडर गाइड करता है। वाई इज सुपरविजन एसेंशियल? सुपरविजन क्यों एसेंशियल होता है? सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी रखना। अगर आप लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाए तो आप प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, नहीं तो मोबाइल ले लिया और पता चला पढ़ने के लिए मोबाइल लिया था और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने बैठ गए। इट एंश्योर्स वर्कर्स फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेन डिसिप्लिन। तो सुपरविजन से क्या होता है? उनको इंस्ट्रक्शंस जो अपने दिए हैं सुपरवाइजर्स ने, वो वर्कर्स उसको इजीली फॉलो कर लेते हैं और उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इट इम्प्रूव, सुपरविजन से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को कंटिन्यूस बेसिस पे गाइडेंस मिलता रहता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व हो जाती है। गिव द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अगर जो पावर है वो एक सेंटर में इकट्ठी रखी हुई है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लोगों में, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अथॉरिटी को अपन लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैनेजमेंट में सभी लेवल्स पर। इसकी वजह से क्या होता है? टॉप लेवल के ऊपर जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, एंड डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो सभी लेवल्स के ऊपर लोअर लेवल के पास में भी शिफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसीजंस लेने रहते हैं वो जल्दी लिए जा सकते हैं, एंड काम काफी इफेक्टिवली किया जा सकता है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वो वाली कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर वेजेस को पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए, रेंट देने के लिए, और बाकी सारे दूसरे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। रिमार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या क्या इसके खास ऑब्जेक्टिव्स है? फर्स्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बाय इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ वर्क। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं किस किस की? मोशन स्टडी की एंड टाइम स्टडी की। अब इन दोनों की फिटिंग स्टडी भी आता है इसके अंदर, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटिग स्टडी। तो जब हम लोग ये स्टडी करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम कम करने के लिए मोशन स्टडी करते हैं, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। एंश्योरिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। दोनों के बीच में क्या है? संबंध अच्छे रहें, खुशनुमा माहौल में वो लोग काम करते रहें। कैसे? ताकि हायर आउटपुट मिले और बेटर वेजेस उनको प्रोवाइड हो। तो अगर वर्कर्स को अच्छे वेजेस मिलेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेगा। एम्प्लॉय जिसके यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उन अगर उसको हायर आउटपुट मिलेंगे तो वो खुश रहेगा। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, प्रॉपर प्लानिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वर्कर्स फॉर द जॉब। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। तीन यहाँ पर पॉइंट देके रखे गए कि ये स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस करता है, प्लानिंग में हेल्प कर देता है, एंड बेस्ट वर्कर्स को सिलेक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। राइट प्रिंसिपल ऑफ फेवर्स एनी थ्री। तो 3 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें 3 3 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। बेसिकली यही फंडा चलता है। तीन प्रिंसिपल क्या है फेवल के? फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। तो काम को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसकी वजह से इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। मींस स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे मींस कि एक पर्सन जिसको नॉलेज है मार्केटिंग का, उसकी डिग्रीज मार्केटिंग की है, तो उसको काम भी मार्केटिंग का ही करवाया जाएगा, उससे अकाउंट हैंडल नहीं करवाए जाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक आदमी को एक ही आदमी, मतलब
एम्प्लॉइज को एक ही आदमी की तरफ से, एक ही सुपीरियर की तरफ से ऑर्डर्स मिलेंगे। 10 लोग आके अलग अलग बातें कहेंगे तो उसको काम करने में मजा भी नहीं आएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो ओबीडियंट होना जरूरी है। रेस्पेक्ट एंड गुड कंडक्ट आर नेसेसरी फॉर स्मूथ वर्किंग। तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा सही तरीके से काम करें, ये एम्प्लॉइज के लिए और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्हाट इज मेन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? वो वाले सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस के काम करने के ऊपर या उसके डिसीजन लेने के ऊपर या उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। These forces are beyond the control of business. ये business के कंट्रोल में नहीं रहते हैं because these are external environment. But business must understand and adapt to them. और businessman को क्या करना पड़ेगा कि इनको समझना पड़ेगा, because अगर वो नहीं समझेगा, जैसे अभी ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया, फिर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी, तो ये सारी चीजें अगर बिजनेसमैन नहीं समझेंगे कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है या ट्रम्प के आने की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो उनको कई सारी अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन एंड द फैक्टर्स जिनको वो अफेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। फर्स्ट, टोटलिटी। इसमें सारे ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग बिजनेस सभी आ जाते हैं। डायनेमिक, ये टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स, इन्हें समझना काफी डिफिकल्ट होता है। अनसर्टेन, कोई पता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर जो है, सिल्वर अभी लास्ट ईयर 72,000 पे थी, अभी 4,20,000 पे पहुंच गई है, फिर कट के 2,80,000 पे आ गई थी। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लोग बागों ने 2 लाख में भी खरीदी, 3 लाख में खरीदी, 4 लाख में भी लोग बाग खरीदने को तैयार है, पर पता नहीं है ना कि 4 से 8 होगा कि वापस से 60,000, 70,000, 1 लाख पे आ जाएगी। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन 3 पॉइंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 पॉइंट हमें बताने हैं। पहला, इसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का खास काम क्या रहता है, मे बी आप लोगों को टीचर ने बताया होगा कि SWOT एनालिसिस होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी करना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए, आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से आपको थ्रेट है, मतलब डर के रहना चाहिए आपको। तो और इसके ऊपर काम करना चाहिए, वीकनेस के ऊपर काम करना चाहिए, सो दैट जो भी काम आपके पास में आ रहा है उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमें हेल्प मिल जाती है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए मौका है और कौन सी चीज़ हमारे लिए थ्रेट है, जिससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट की करेक्टरिस्टिक हमें ये बता देती है, हमें ये समझाती है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। कब ले पाएंगे? जब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एज फर्म एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। जैसे मे भी आप लोगों को पता हो 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, एंड उसके बाद में कई सारे चेंजेस बिजनेस करने के तौर तरीके में, अकाउंटिंग के तौर तरीकों में चेंजेस आया। तो जिन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन कर ली थी, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया था कि जीएसटी आने वाला है, तो जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर ली थी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो एडोप्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको, उनके अगेंस्ट में बिजनेस को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के में क्या क्या किया गया था भारत के अंदर, तो कई सारी चीजें की गई थी। ये लास्ट ईयर आपने 11th इको में भी पढ़ा होगा। तो इंडस्ट्री में जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको बहुत ही कम कर दिया गया था या रिमूव कर दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल थे उनको उनको रिड्यूस कर दिया गया था। प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड एक्सपेंशन की फ्रीडम दी गई थी। इसके पहले ये नहीं होता था। हम अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, प्राइसिंग गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स करना होता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्सपेंशन है, मान लो वो बड़ा करना चाहता है, प्रोडक्शन की लिमिट को इंक्रीज करना चाहता है या कहीं पे दूसरी जगह फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ते थे। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज एंड प्रमोशन ऑफ कंपटीशन। तो इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया सो दैट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ सके एंड कंपटीशन को प्रमोट किया जा सके। दीज रिफॉर्म्स इंक्रीज इफिशियंसी। इन रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ? इफिशियंसी इंक्रीज हुई है, प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हुआ है एंड मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुए हैं। लाइक पहले अगर मान लो ये सब चीजें नहीं होती तो आप लोग हो सकता है मोबाइल फोन अभी तक ये सब एप्पल आईफोन जो भी वन प्लस वगैरह यूज करते हैं आप लोग, वो यूज नहीं कर पाते, बिकॉज ये सब चीजें नहीं होती तो भारत बाहर दूसरे लोगों से परचेसिंग करता ही नहीं, इंपोर्ट्स होता ही नहीं। अगर इंपोर्ट्स नहीं होते तो नई नई चीजें हमारे पास में आ ही नहीं पाती। तो ये सारी चीजें जरूरी थी सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के 3 ऑब्जेक्टिव उद्देश्य में बताने। इसकी वजह से क्या होता है? डायरेक्शन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, रिस्क रिड्यूस करने में ये हमारी हेल्प करता है और
फोरकास्टिंग में भी ये हमारी हेल्प कर देता है, भविष्यवाणी फ्यूचर में क्या होने वाला है उन कंडीशंस के बारे में हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि रिसोर्सेज का यूज जो है वो इफिशिएंट तरीके से हो जाए। एंड कैसे होगा, हम लोग चूज करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती है। फर्स्ट, ये सक्सेस की गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है, बिकॉज जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। प्लानिंग की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज प्लानिंग की वजह से माइंडसेट हो जाता है कि भैया हमें इसी तरीके से काम करना है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग ऐसा नहीं है कि भैया आपने चुटकी बजाई और प्लान बन के तैयार हो गया, नहीं। प्लानिंग इज टाइम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज पहले हम लोग देख के आएंगे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पड़ती है और उसमें टाइम लगता है, और कॉस्टली भी, बिकॉज जो लोग ये प्लान बनाएंगे वो फ्री में तो बनाएंगे नहीं, वो काम पैसे देने पड़ेंगे, तो कॉस्टली भी ये होता है। और किन में ज्यादा इंपैक्ट आएगा इसका, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। इट में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरमेंट में काम नहीं करते हैं, ये चेंज होती रहती है रेगुलर बेसिस पे, रैपिडली तरीके से, मतलब बहुत तेज तेज ये चेंज हो सकता है। प्लानिंग इज नेसेसरी बट फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, एंड आप उसके थ्रू फ्लेक्सिबल भी रहें। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन इन ब्रीफ। तो सिलेक्शन की प्रोसेस को हमें यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। सिलेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, बिकॉज यहाँ पर लोगों को निकाला भी जाता है, मतलब अच्छे को रखा जाता है, बाकी को बोल दिया जाता है भैया आप जाओ अपने घर। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, तो फ्रॉम एप्लीकेंट्स, तो सबसे अच्छे बंदे को हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उनको देखा जाएगा कि क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, जो रिक्वायरमेंट है उनके बेसिस पे वो एप्लीकेंट एलिजिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद में उसका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ली जाएगी, एंड फिर उसको फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। अ प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस एंश्योर्स राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या हेल्प करती है, सही आदमी को सही जॉब के ऊपर बिठाना, जिसकी वजह से जो टर्नओवर है, मतलब एम्प्लॉय कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो टर्नओवर एम्प्लॉयज का ज्यादा होता है, तो वो टर्नओवर कम करना पड़ता है, बिकॉज अगर बार बार लोग बाग छोड़ के जाते रहेंगे तो स्टाफिंग वाले तो यही करते रहेंगे, नए एम्प्लॉयज को ढूंढते रहो और बार बार सभी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनको डेवलप करो, और पता चला वो सीख के बाहर चला गया फिर वापस से, तो ये कम करने की कोशिश ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए और होती है इसकी वजह से। एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, और इससे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी क्या होता है, काम जो उसका प्रोडक्शन है, जो आउटपुट्स है वो इंक्रीज होते हैं। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है स्टाफिंग का, बिकॉज इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज। तो स्टाफिंग की वजह से सही लोग, मतलब जो लोग जिनके अंदर वो क्वालिटी है, जो स्किल्स हैं, वो अवेलेबल हो पाते हैं काम करने के लिए। एंड ये क्या हेल्प करती है, जो वैकेंट पोजीशन है उनको फिल करने में, किससे फिल करेंगे, सुटेबल कैंडिडेट्स के थ्रू। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। मेंटेनिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन दोनों को मेंटेन करने का काम भी स्टाफिंग के थ्रू होता है। मोटिवेशन की कैसे दिया जाना है, या तो मॉनेटरी होगा या नॉन मॉनेटरी होगा, डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉइज। एंड जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब उसको सिक्योरिटी रहे वहाँ पे कि हाँ भैया जल्दी से नौकरी से नहीं निकालेंगे, टाइम पे सैलरी आती रहेगी, एंड बीच बीच में बोनस एंड कुछ पक्स मिलते रहे, ज़्यादा वर्कलोड नहीं हो, स्टे बैक नहीं करना, स्टे बैक का मतलब ओवर टाइम ना करना पड़े उनको, ये सारी चीज़ें जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर आएगी। एंड हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या गोल्स स्मूथली। तो स्टाफिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो स्मूथली अचीव किए जा सकते हैं। स्टाफिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर स्टाफ अच्छा है तो ये सारी चीज़ें हो पाएगी, अगर स्टाफ अच्छा नहीं है तो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के। एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, 2 3 4 किसी भी फॉर्मेट में ये आ सकता है। लाइक इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें काफ़ी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को 4 मार्क्स के क्वेश्चंस का इन एंड आउट कंप्लीटली पता होना चाहिए, एंड अगर घुमा फिरा के भी पूछ ले तो भी आपको आंसर करना आना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, ये काम को असाइन करना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना इन सबॉर्डिनेट्स या टू सबॉर्डिनेट्स। मतलब क्या, कि आपके पास जो बड़ा काम है उस काम को आप अपने सबॉर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनको रेस्पॉन्सिबल बना दें ताकि वो उस काम को पूरा करे। अब इसकी वजह से क्या होगा कि लाइक मैनेजर्स जो रहते हैं वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है कि उनके पास में टाइम बच जाता है, बाकी दूसरी इसेंशियल्स काम को करने में उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है ऑथोरिटी, द पावर गिवन टू सबॉर्डिनेट टू टेक डिसीजंस
एंड यूज रिसोर्सेज मींस आपने काम दे दिया लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। अगर अथॉरिटी नहीं दोगे तो फिर वो डिसीजन कैसे लेगा? मान लो आपके सामने कुछ रिसोर्स रखा हुआ है लेकिन आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको यूज कर सको, तो फिर काम देने का मतलब क्या रहा? तो डेलीगेशन के साथ में अथॉरिटी भी देना जरूरी होता है, काम के साथ में अथॉरिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटी असाइन टू कंप्लीट द टास्क प्रॉपरली मींस आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस काम को करने के लिए। आपको मान लो आपके घर वाले आपको छोड़ के चले जाएं और आपसे बोले कि भैया घर का ध्यान रखना, आप क्रिकेट खेलने निकल गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भैया घर पे रुको और घर का ध्यान रखो। बट अगर आप उस टास्क को पूरा नहीं करोगे अच्छे से तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की नहीं, तो नेक्स्ट टाइम से घर वाले बोलेंगे अरे यार ये तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। इन द सेम में वेन मैनर आपको जॉब जब आप करेंगे तब भी यही होगा, आपको कोई काम दिया आप अगर उसको टाइम पे पूरा करेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी जवाबदेही बनती है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप आंसरेबल रहेंगे टू द सुपीरियर्स कि आपने जो काम किया है उसके लिए और जो रिजल्ट आया है उन दोनों के लिए। मान लो आपके घर पे चोरी हो जाए जब आप क्रिकेट खेलने गए, तो आप अकाउंटेबल है उस चीज के लिए, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतनी लापरवाही क्यों करी। डेलीगेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो डेलीगेशन की वजह से क्या होगा? टॉप लेवल का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज सारा का सारा काम वो कहाँ पे, यस लगभग 90-95% काम जो है वो कहाँ पे आगे शिफ्ट कर देते हैं। एंड डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज का, एंड डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस रहती है उसमें स्पीड अप हो जाती है, जल्दी जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इट क्रिएट्स अ चेन ऑफ कमांड एंड प्रमोट्स इफिशिएंसी। चेन ऑफ कमांड मतलब क्या? टॉप लेवल वाला डेलीगेट करेगा मिडिल लेवल वाले को, मिडिल लेवल वाला डेलीगेट करेगा लोअर लेवल वाले को, तो ये चेन ऑफ कमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। हाउएवर अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद द मैनेजर, तो लोअर लेवल वाले कुछ भी कर दें लेकिन रिस्पांसिबिलिटी उसके लिए कौन रहेंगे? मिडिल लेवल वाले ही रहेंगे। हु डेलीगेट्स द अथॉरिटी, जो डेलीगेशन करेगा वही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, बट आंसर मांगा जाता है बाकी सभी लोगों से भी। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, तो क्या क्या स्टेप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो सबसे पहले आप काम को आइडेंटिफाई करो एंड उसको डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड करना है? छोटी छोटी टास्क में। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, मतलब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे और डिपार्टमेंट को ग्रुप वाइज असाइन कर देंगे। फिर जो ग्रुप्स बनाए हैं, जो काम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को जॉब असाइन कर दी जाएगी, जॉब अलॉट कर दी जाएगी, और ये उनकी एबिलिटी या स्किल्स के बेसिस पे किया जाता है। मतलब जो काम अकाउंट वाला है तो उसको अकाउंट का ही काम देंगे, उसको मार्केटिंग या सेल्स का काम नहीं देंगे। स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मींस सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाता है, ताकि कई सारी चीजें मींस वर्किंग स्मूथ हो जाएगी, किसको किसको ऑर्डर देना है ये पता चल जाएगा। अगर किसी को काम करते टाइम कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो भी अपने सुपीरियर से जाके पूछ सकेगा। तो इसके लिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मतलब पता रहेगा ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन से सुपीरियर के पास में जाके बात करनी है। तो इसकी वजह से स्टेब्लिशिंग ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस हमें बताना है यहाँ पर। सो फर्स्ट, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? राइट, एक अधिकार है, किसको दे रहे हैं हम लोग? राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड टेक डिसीजंस। तो अथॉरिटी का मतलब क्या है कि ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप ऑर्डर दे सकते हो, डिसीजन ले सकते हैं। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो काम आपको मिला हुआ है उसको पूरा करना है। नेक्स्ट, ऑथोरिटी का नेचर क्या होता है? ये पावर बेस्ड होता है, मींस यहाँ पर पावर के जो ताकत जो आपको ऑथोरिटी दी गई है उसके बेसिस पे ये काम होते हैं। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, आपका दायित्व है, ये ताकत को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये दायित्व को, ऑब्लिगेशंस को, लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड मींस टॉप लेवल से कहाँ पे जाएगी? लोअर लेवल की तरफ। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, मतलब अगर लोअर लेवल वाले ने काम नहीं किया है तो टॉप लेवल वाला जो आदमी है वो मिडिल लेवल वाले से पूछेगा कि भैया तेरे नीचे वाले लोगों ने काम क्यों नहीं किया। सो दिस इज द थिंग, ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड है और ऑथोरिटी का फ्लो डाउनवर्ड होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ये वाला पॉइंट। तो डेलीगेशन, ऑथोरिटी, इसको डेलीगेट किया जा सकता है, मतलब ऑथोरिटी को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। वो वहीं पे रहेगी, जिसको दिया गया है काम वही जवाबदार है उसके लिए। ऑथोरिटी में सोर्स क्या है? कम्स फ्रॉम पोजीशन और डेजिग्नेशन, तो जितनी ज्यादा बड़ी पोजीशन, जितना ज्यादा बड़ा डेजिग्नेशन, उतनी ज्यादा पावर। रेस्पॉन्सिबिलिटी टास्क बेस्ड होती है, मतलब जैसा टास्क दिया है उसके हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। पर्पस, ऑथोरिटी का पर्पस ये होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए ताकि काम अच्छे से किया जा सके। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये इंश्योर करता है कि जो काम किया जा रहा है वो सही तरीके से प्रॉपरली किया जा रहा है या
नहीं, तो ये इंश्योर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनी 4 पॉइंट। तो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस महत्व अपने को यहाँ पे बताना है। फर्स्ट, ये हेल्प करती है अचीविंग गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये इंश्योर होता है कि सारी एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली प्लान्ड हो और कोऑर्डिनेटेड हो। मींस हर एक काम का जो प्लान है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए और वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंप्लीट हो भी जाना चाहिए। फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड उसकी वजह से इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आप इनको थोड़ा बहुत बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। आप स्टिक मत रहना कि भैया इतना ही कंटेंट आप छाप के आए, थोड़ा आप और बढ़ा सकते हैं। क्रिएट्स अ क्लियर ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। मींस वही वाली बात है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो इससे काम स्मूथली हो जाएगा, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा कि अरे यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं किसके पास जाके बात करूं, वैसा नहीं होगा। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, मतलब लोगों के बीच में सामंजस्य, मतलब जो एक सब लोग मिलके काम कर लें वो एस्टेब्लिश किया जाता है। इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में, जो दरारें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो कम हो सकता है एंड स्मूथ फंक्शनिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये और क्या क्या हेल्प करता है, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज को यूज में हेल्प करता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एक ही काम को दो दो तीन तीन लोग नहीं करेंगे तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रिड्यूस कर देता है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इन बिजनेस ऑपरेशंस। 10, ये लाइन आपको लिख के आना है, आप कुछ भी लिखें उसके बाद में। 10 कुछ भी मतलब आंसर लिखने के बाद में, 10 इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज। मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है बिकॉज ग्रोथ, एफिशिएंसी, सक्सेस को अचीव किया जा सकता है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर। राइट एनी फॉर इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों क्यों जरूरी है ये, बिकॉज इसकी वजह से अवेलेबिलिटी हो जाती है एडिकेट फंड की। जब जो भी बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है उतना फंड अवेलेबल करवाने का काम किसका होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही ये अचीव किया जा सकता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जो फंड्स आपके पास में रखे हुए हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसके थ्रू होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू होगा। मतलब हो सकता है आप लोगों ने लास्ट ईयर फेयरवेल दी होगी अपने 12th वाले बच्चों को, तो आपने पैसे देखे होंगे भैया कितने, एक आदमी से कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, 200 500 400 700 1000, एंड देन गिफ्ट कितने का आएगा, खाना कितने का होगा, टेंट कितने का होगा। तो ये यूटिलाइजेशन है। पता चला बच्चे बच्चे खुद से समोसे खा गए वो पैसे इकट्ठे करके, तो फिर तो वेस्टेज हो गया ना एंड फंड आपको कम पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर प्रॉपर रहेगी तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सही तरीके से हो पाएगा और वेस्टेज नहीं होगा। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। मींस कोई भी ऐसी लाइबिलिटी एकदम से आ जाए, अचानक से आ जाए जो आपने प्लान करके नहीं रखी थी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसकी उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड फ्यूचर में जो नीड्स आपकी आ सकती हैं, भाई आज से 2 साल 5 साल 10 साल बाद आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। फिक्स्ड कैपिटल क्या होगी, लॉन्ग टर्म असेट्स में जो पैसे लगते हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल अपन बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास में सारे फिक्स्ड असेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई आपके पास में, तो रोज के ऑपरेशंस कैसे कंप्लीट करोगे आप, रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा, डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, बिजली के, रेंट के, वाटर के, वो सारे आप स्मूथली उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखने में आपकी हेल्प करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो सपोर्ट्स, किस में करेगा, ग्रोथ में, एक्सपेंशन में, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड हेल्प्स इन। ये लाइन तो आप चाहे तो दिमाग में बिठा ही लें इसको, अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो क्या करें, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग है तो फाइनेंशियल प्लानिंग को आप यहाँ से हटा दें एंड यहाँ पे लिख दें सिर्फ प्लानिंग लिख दें आप, ठीक है। और जहाँ पे फिनेंस वर्ड है फिनेंस वर्ड को हटा दे तो प्लानिंग में काम आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे आप तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ जाएगा। तो ये जो 3 लाइनें हैं आपकी ये काफ़ी ज़्यादा काम की है। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। मतलब जैसे फाइनेंशियल वर्ड यहाँ से हटा दोगे तो बाकी दूसरी चीज़ों के लिए काम आ जाएगा। बिकॉज ये जो अंडरलाइन करता हूँ मैं वर्ड्स को, ग्रोथ, एक्सपांशन, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, और उसके बाद में मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस पॉइंट के लिए ठीक है। एंड दस इट इज इसेंशियल फॉर स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। ये इतनी लाइन है, मतलब ये फर्स्ट हाफ और ये यहाँ तक का, ये सभी जगह काम में आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दे तो ये लाइनें भी आपको काम में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो कि लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज में काम में आती है। फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पीरियड में, एंड ये सर्कुलेट होती रहती है। फिक्स्ड कैपिटल को का नेचर कैसा होता है, नॉन करंट होता है और ये परमानेंट नेचर की होती है।
वर्किंग कैपिटल का नेचर क्या होता है, करंट होता है और ये टेम्परेरी नेचर की होती है। इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस निकलेंगे, आप इसको मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। फिक्स्ड कैपिटल, इसका कन्वर्जन, तो ये इसको कन्वर्ट करना इजी नहीं होता है बिकॉज ये कैश में क्विकली कन्वर्ट नहीं होते हैं। वर्किंग कैपिटल को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। फिक्स्ड कैपिटल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एंड वर्किंग कैपिटल क्या इंश्योर करती है कि भाई बिजनेस में जो डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो डेली एक्टिविटीज जो हो रही हैं बिजनेस की, वो स्मूथली हो जाए। इसके एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। यहाँ पे हैं कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the importance of financial management, why financial management is required in any organization, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है, क्या उसका महत्व होता है? बिकॉज इट एंश्योर्स प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसके थ्रू हो पाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हो पाएगा। ये किस किस में हेल्प करता है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, डिसाइडिंग प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर में ये हेल्प करता है और फाइनेंशियल रिस्क को कम कर देता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड में ये हेल्प करता है ताकि बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथ हो जाए, लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि पे किए जा सके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को ऑन टाइम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज प्रॉफिटेबिलिटी, improves efficiency in use of funds, support growth expansion and ensures long term stability। मैंने जो बोला था आपको वो 3 लाइन है, वही यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखी गई है। thus it plays a vital role in survival of business। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हेल्प कर रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल में ये हेल्प करता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से मार्केटिंग मिक्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, उसकी वजह से मार्केटिंग मिक्स के ऊपर अफेक्ट आता है। कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, मतलब जो कंज्यूमर गुड है, मतलब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और जो इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती है, दोनों की जो प्रोडक्शन है या मार्केटिंग है, उनकी सारी चीज़ों में प्राइसिंग होगी, उन सभी चीज़ों की स्ट्रेटजीज जो रहेंगी वो सारी अलग अलग रहेंगी। कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फोर्सेस फर्म्स टू एडजस्ट प्राइस, प्रमोशन एंड क्वालिटी। टारगेट कस्टमर, तो टारगेट कस्टमर, उनके प्रेफरेंस, उनके बाइंग बिहेवियर की वजह से भी मार्केटिंग के डिसीजंस अफेक्ट होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट सडनली कोई रूल लेकर आ जाए, जैसे प्याज और शक्कर के केस में, ऑनियन के केस में होता है, शुगर के केस में होता है कि वो इम्पोर्ट पे, सॉरी एक्सपोर्ट पे वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं या फिर उनके जो प्राइस सीलिंग है वो कर देते हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी प्रोडक्ट के मार्केटिंग मिक्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं, उनका मार्केट में हिस्सा कितना है, मार्केट में उनका शेयर कितना है, ब्रांड बिल्डिंग उनकी कैसी है, इन सभी चीजों की वजह से भी मार्केटिंग मिक्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। दस मार्केटिंग मिक्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ये कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इनको प्रिपेयर किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट सेट के। इन द सिमिलर मैनर सेकंड सेट भी मैंने बनाया हुआ है, एंड इस वीडियो के ऊपर अगर प्रॉपरली अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा तो टुमारो आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियो, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस और रहेंगे। एंड इन 60 क्वेश्चन के बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ आएगा एग्जाम में। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।